हेलो एवरीवन। आप सबने प्रीलिम्स 2024 का पेपर ज़रूर देखा होगा। बहुत लोगों ने एग्ज़ाम हॉल में और बहुत लोगों ने एग्ज़ाम हॉल के बाहर। हर वो सीरियस एस्पिरेंट जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, उसके लिए प्रीलिम्स 2024 के बारे में जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2024 से हम ऐसे क्या 5 बिग टेक अवेज या लेसन्स सीख सकते हैं जो हमें आने वाले प्रीलिम्स के लिए बहुत हेल्प करेंगे। मेरा नाम है आकाश मित्तल और फॉर्चुनेटली आई हैव गिवन द यूपीएससी सिविल सर्विसेज इंटरव्यू ट्वाइस and I have appeared in many prelims and I have cleared them. So I come with a certain set of experience which I want to share with you. See, the first big takeaway here is कि दोनों जीएस और सीसेट में हमें एक मॉडरेशन देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ डिफ़िकल्टी। और डिफ़िकल्टी बहुत वैरायटी ऑफ रीजन्स से शेप होती है किसी भी पेपर में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो यूपीएससी 2023 का पेपर था वो काफ़ी मुश्किल माना जाता है। ये हमें कट ऑफ से भी पता चलता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये नहीं था कि पेपर में डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे। पेपर के जो ऑप्शंस फ्रेम किए गए थे वो इस तरीके से थे कि वहाँ थोड़ा सा भी गेस वर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो पेपर बहुत डिफ़िकल्ट था। फिर जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे, जिन सब्जेक्ट से जिन टॉपिक्स से क्वेश्चन लिए गए थे वो भी काफ़ी अनकन्वेंशनल थे। बहुत ही आउट ऑफ द वे जाके सोर्सेस को चुना गया था। तो उस कंपैरिजन में देखें तो यूपीएससी 2024 काफ़ी मॉडरेट दिखता है। यहाँ पे राइट बैलेंस दिखता है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अगर हम ये कंपैरिजन देखें जो कि प्रेपायस ने प्रिपेयर किया है, तो विल सी की जो नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस हैं वो अराउंड 49 है। सो यू सी देर आर 49 क्वेश्चंस विच आर इन ईजी कैटेगरी। सिमिलरली मीडियम क्वेश्चन जो हैं 43 हैं और हार्ड क्वेश्चंस 8 हैं। तो अगर आप अपनी तरफ से अलग, ये बहुत सब्जेक्टिव है, अगर अलग अलग लोगों के लिए अलग हो सकता है, फिर भी आप मैक्सिमम 15 क्वेश्चंस को ही हार्ड कैटेगरी में डालेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन इजी या मीडियम कैटेगरी में आ रहे हैं। फिर स्टैटिक और करंट अफेयर्स का देखें तो वो भी एक अच्छा रेशियो है 60-40 का। करंट अफेयर्स में डायरेक्टली करंट अफेयर्स नहीं, कुछ भी अगर इंस्पायर्ड है करंट अफेयर्स से तो उसे उस कैटेगरी में डाला जाता है। इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट मिक्स भी अपन देखें तो हर सब्जेक्ट को अच्छा वेटेज मिला है एक्सेप्ट हिस्ट्री। तो एक तरीके से हिस्ट्री को कम वेटेज देना भी पेपर को थोड़ा इजी बना देता है, क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चंस जनरली थोड़े टफर साइड में आते हैं यूपीएससी में। जो तीसरी बात है कि एलिमिनेशन और इंटेलिजेंट गैस वापस आ चुका है यूपीएससी सिविल सर्विसेज में। इट्स बैक इन द गेम। और 2023 में जो पॉसिबल ही नहीं था वो अब क्वाइट लाइकली बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जहाँ पे इजीली आप इन टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे पॉइंट आउट किए हैं। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। Consider the following statements regarding नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नाउ एनीवन हु इज अ सीरियस एस्पिरेंट नो कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जिसमें विमेंस रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया गया। अब इसमें 3 स्टेटमेंट है। देखिए, एलिमिनेशन हम वहीं कहेंगे कि एलिमिनेशन अप्लाई हो रहा है जहाँ पे 1 या 2 स्टेटमेंट आप एलिमिनेट करते ही आंसर तक कंक्लूसिवली पहुँच जाओ, उसे हम कहेंगे कि हाँ एलिमिनेशन यहाँ अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ 3 स्टेटमेंट्स है। पहला है प्रोविजन विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द 18th लोकसभा। सेकेंड स्टेटमेंट इज दिस विल बी इन फोर्स फॉर 15 years आफ्टर बिकमिंग एन एक्ट। थर्ड स्टेटमेंट है देर आर प्रोविजंस फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट वुमेन विद इन द कोटा रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट। नाउ अगर मान लीजिए ये अंदर की डिटेल्स आपको नहीं भी पता है, ये सिंपल फैक्ट जनरली सबको पता होगा कि ये जो करेंट इलेक्शन हुए हैं ये 18th लोकसभा के लिए हुए हैं और इस वाले इलेक्शन में विमेंस रिजर्वेशन अप्लाई नहीं होगा। ये बहुत फ्रीक्वेंटली न्यूज़ में था। उसमें ये कहा गया था कि सेंसस होने के बाद होगा। तो अगर आपने थोड़ा भी न्यूज़पेपर फॉलो किया है तो आप ऑप्शन 1 स्टेटमेंट 1 को एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे ही आप स्टेटमेंट 1 को एलिमिनेट करते हैं आप राइट आंसर पे पहुंच जाते हैं, बिकॉज ए, बी और डी तीनों एलिमिनेट हो जाते हैं, तीनों में 1 है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है। और वैसे अगर आप देखें इन प्रोविजंस के बारे में देखें तो काफ़ी मुश्किल है।
बट अगर सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट आता है तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. सिमिलरली अगर हम देखें कि ये जो एक्सरसाइज मित्र शक्ति वाला क्वेश्चन था, इसमें बहुत 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और काफ़ी डिटेल्ड है, कहाँ हुआ, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन था कि नहीं, इंडियन एयरफोर्स पार्ट था कि नहीं. बट अभी आपको सिर्फ अगर ये इतना पता है कि ये किस कंट्री के बीच में था, जो कि एक लिस्ट जनरली हर कोचिंग इंस्टीट्यूट एग्जाम से पहले रिलीज कर देता है, तो अगर आपको ये याद रह जाए कि ये एक्चुअली इंडिया बांग्लादेश के बीच में नहीं, इंडिया श्रीलंका के बीच में था, तो आप ऑप्शन 1 एलिमिनेट कर देंगे, सॉरी स्टेटमेंट 1, और वो एलिमिनेट करते ही अगेन आप राइट आंसर पे पहुंच जाएंगे 2, 3 एंड 4. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस पेपर में, मैंने सिर्फ 2 यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए डाले हैं. सिमिलरली एक और कैटेगरी है इंटेलिजेंट गेस. अब इंटेलिजेंट गेस क्या होता है? इंटेलिजेंट गेस मतलब आप एग्जैक्ट आंसर नहीं जानते हैं, कई बार उस क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, बट आपने कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है जिससे कि उस क्वेश्चन के बारे में आप एक लॉजिकल गेस लगा सकते हैं. ठीक है, उसमें आपके गलत होने के चांसेस बहुत लो होते हैं, यानी कि इट्स लाइक अगर आप 70% ऑफ द टाइम सही आंसर पे पहुंच जाते हैं तो हम कहेंगे कि आपका गेस वर्क काफ़ी इंटेलिजेंट गेस वर्क है और आपका ये स्किल सेट बहुत अच्छा है. जैसे अगर हम ये क्वेश्चन लें, क्वेश्चन नंबर 32 ऑफ सेट डी, जहाँ पे सिंडिकेटेड लैंडिंग की बात की है. अब जैसे ये सिंडिकेटेड लैंडिंग वर्ड मैंने कभी नहीं सुना है, सिंडिकेटेड लैंडिंग के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है, बट आई नो कि सिंडिकेट वर्ड का क्या मीनिंग होता है. सिंडिकेट मतलब जब लोग कोलैबोरेशन में काम करते हैं, एक सिंडिकेट एक ग्रुप बना के काम करते हैं, बेसिकली ग्रुप लैंडिंग सिंपल टर्म्स में अगर कहें तो पहला स्टेटमेंट है सिंडिकेटेड लैंडिंग स्प्रेड्स द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स. मतलब कि अगर एक ग्रुप पूरा मिलके किसी बड़े फर्म को लैंड कर रहा है पैसा, बोरोवर को लैंड कर रहा है पैसा, तो उनका रिस्क स्प्रेड हो जाएगा. तो इट्स अ वेरी लॉजिकल स्टेटमेंट एंड इट्स करेक्ट स्टेटमेंट कि हाँ, अगर 5 लोग मिलके किसी को पैसा उधार देंगे तो उन 5 में उसका रिस्क डिवाइड हो जाएगा. सिंपल स्टेटमेंट. सेकेंड, syndicated loan can be a fixed amount lump sum of funds but cannot be a credit line. अब अगेन cannot be जहां भी आता है तो वो थोड़ा सा आपको अपने आप एक हिंट आ जाना चाहिए कि ये पॉसिबली गलत हो सकता है. अब देखिए इसका लॉजिक क्या है. अगर आपने थोड़ा भी न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा है तो आप जानते होंगे क्रेडिट लाइन क्या होता है. क्रेडिट लाइन मतलब आप बेसिकली एक फंड का एक्सेस दे देते हो, उसमें जब उसकी मर्जी होती है तब वो उतना पैसा उठा सकता है. जनरली जो बड़े बोरोवर्स होते हैं, जैसे कि कंट्रीज होती हैं जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, इनको हम क्रेडिट लाइन इशू करते हैं. तो अगर सिंडिकेटेड लैंडिंग की जरूरत पड़ रही है मतलब बहुत बड़ा अमाउंट होगा और बड़े अमाउंट में क्रेडिट लाइन नहीं होगा आउटराइटली, ये मुझे लॉजिकली गलत लग रहा है, तो इसको मैंने एलिमिनेट कर दिया. जैसे ही अगर एक सही है और एक गलत है तो अपन करेक्ट आंसर पे पहुंच जाएंगे, दैट इज सी. सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध वाला. अब यहाँ पे क्या है, ट्रस्ट का फैक्टर है. अगर आपको अपनी प्रिपरेशन में ट्रस्ट है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, और अगर आप डाउटफुल हो तो बहुत मुश्किल जाएगी. क्योंकि अगर आपने बेसिक सोर्सेस पढ़ा है तो आपको पता है कि गौतम बुद्ध का नाम शाक्य मुनि और तथागत है. ये बहुत कॉमन फैक्ट है, ये एनसीईआरटीज में भी है, स्टैंडर्ड बुक्स में भी है. लेकिन नाय पुत्ता बहुत रेयर, मैंने पहले कभी नहीं सुना था. तो थोड़ा आपको ट्रस्ट करना पड़ा होगा कि अगर आपने नहीं सुना है तो पॉसिबली इट इज अ रॉन्ग ऑप्शन दैट इज गिवन हियर. तो जैसे ही आप 2 और 3 को सेलेक्ट करो और 1 को एलिमिनेट करो, आपको आंसर मिलता है 2 एंड 3 एंड इट इज करेक्ट. सी, वी माइट गो रॉन्ग ऑन सम ऑफ दिस, बट अगेन हमें यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में हर बार सही आंसर परफेक्टली नहीं पता होता है. तो कुछ क्वेश्चंस में हमें गेस वर्क करना ही होता है. वो कितना लॉजिकल है वो इट्स अ गेम ऑफ स्किल, और समटाइम्स यू कैन गो रॉन्ग, बट ऑलवेज यू हैव टू टेक दैट रिस्क. अदरवाइज पेपर क्लियर करना बहुत मुश्किल है. आप सोचो कि परफेक्ट नॉलेज से पेपर क्लियर हो जाएगा, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. ठीक है. फिर सिमिलरली ये क्वेश्चन है, देयर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद. अगेन अ वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट. आप जानते हैं कि जितने भी पुराने टेक्स्ट हैं, वेद और उसके बाद के टेक्स्ट हैं, जनरली वो स्टोरीज बहुत यूज करते हैं. पैराबल्स का मतलब होता है स्टोरीज. और आपने अगर नचिकेता या इस टाइप की स्टोरीज सुनी हो तो वो कठोपनिषद से लिया गया है. तो इट्स अ वेरी कॉमन वन, आप इजीली इसको एलिमिनेट कर सकते हो. फिर ये भी एक कॉमन फैक्ट है कि उपनिषद्स वर कंपोज अर्लियर देन द पुराणास.
नाउ पुराण जो हैं बहुत अभी लेटेस्ट में लिखे गए हैं, और उपनिषद ऑलमोस्ट अराउंड वेदास लिखे गए हैं, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल वाला। See, I don't know about International Grains Council. I have read it somewhere, but I don't know ki whether India is a member of it or not. I am just assuming कि since India is a major producer of rice and wheat, India should be a member of International Grains Council. So I'll go with it कि हाँ ठीक है, ये सही हो सकता है, quite likely. See the second statement. A country needs to be a member of the International Grains Council for exporting or importing rice and wheat. Keyword is needs to be. This is a very extreme statement, needs to be. See, there are more than 150 countries in the world, और उसमें ऐसे नॉर्थ कोरिया जैसे भी कंट्रीज हैं जो कि ग्रेन मतलब इंपोर्ट करते हैं। तो आप सोचो, नॉर्थ कोरिया तो किसी भी ऐसे एसोसिएशन का मेंबर नहीं है, फिर भी वो इंपोर्ट तो करता ही होगा। ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से भी सोचोगे तो किसी को कैसे आप रोक सकते हो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने से, जस्ट बिकॉज वो एक वॉल्यूंटरी एसोसिएशन का मेंबर नहीं है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स 99% ऑफ द टाइम्स रॉन्ग होते हैं। अगेन यू कैन रीच टू द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। और भी दो स्टेटमेंट है, जैसे ये है, इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर आप कभी किसी फल के ठेले में गए हों तो आपको पता है कि वहाँ अमेरिकन एप्पल ज़रूर वो फल बेचने वाला आपको दिखाएगा। वैसे भी सोचिए कि इतने बड़े देश में 130 करोड़ लोग जहाँ रहते हैं, अमीर गरीब सब टाइप के, किसी ने तो इंपोर्ट किया ही होगा यूनाइटेड स्टेट्स से एप्पल। तो ऐसे स्टेटमेंट अगेन रॉन्ग होते हैं। सेकंड, इन इंडिया द लॉ प्रोहिबिट्स द इम्पोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विदाउट द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर आपको पता है कि जीएम क्रॉप्स हैं, तो फूड क्रॉप है खास करके, तो उसमें बहुत ज़्यादा रेगुलेशन है, तो इट्स अ वेरी लाइकली पॉसिबल स्टेटमेंट कि हाँ ऐसा तो होगा ही, कुछ तो रेगुलेशन होगा ही। सो अगेन you reach to the right answer, that is statement 1 is incorrect and 2 is correct. Similarly, ये क्वेश्चन है, butterflies, fish, frog, how many of the above have poisonous species among them? जैसे पिछले साल एक मशरूम वाला क्वेश्चन था, इस साल ये है। इतनी बड़ी कैटेगरी है बटरफ्लाई कि उसमें कोई ना कोई पॉइजनस बटरफ्लाई जरूर होगी। फिश का तो आपको पता भी होगा कि जापान में एक डेलिकेसी होती है जिसमें पॉइजनस फिश एक्चुअली होती है, उसको बहुत डेलिकेटली बनाया जाता है। सिमिलरली फ्रॉग्स में तो जनरली इतनी बड़ी कैटेगरी है कि डेफिनेटली कोई ना कोई स्पीसीज पॉइजनस होगी ही। इसमें ऐसे आप काउंटर इंट्यूटिवली भी सोचिए कि एग्जामिनर के लिए जानना बहुत मुश्किल है कि फ्रॉग्स की कितनी स्पीसीज है, तो अगर कोई नहीं होगी ये प्रूफ करना बहुत मुश्किल है। इसलिए ऑल इन मोस्ट लाइकलीहुड इसमें ऑल ऑफ द अबव आंसर होता है और है भी। अब अगर हम देखें कि जो ये पेपर है इसका लेवल जो है ऑलमोस्ट लाइक प्रीलिम्स 2021 या 2022 है, तो ये तो हमें श्योर है कि 2023 से कट ऑफ ऊपर जाएगा। 2023 का जनरल कट ऑफ था 75, सो इस साल इट्स मोस्ट लाइकली कि वो ऊपर जाएगा, बट वो कितना जाएगा वो समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी द कट ऑफ ट्रेंड। इफ यू सी कि in around like 20 after 2018 the paper we are the cutoff we are getting is around 98, then 92, then around 88 in 2021 and 22. Suddenly it fell to 75, so it's a downward actually graph, downward trajectory, but now it will shoot up, it will definitely shoot up. Where it will end, it's a difficult question to answer, but in my opinion it should be above 90 because slightly easier than 22 I'll say, or it might go up to 95. So anyone who is scoring above 90 should consider preparing for mains and should not waste any time. सी इसमें क्या होगा कि आप जनरली किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के आंसर की से अपनी आंसर्स को मैच करेंगे और एक स्कोर तक पहुंचेंगे। उसमें ऑफ्टन 4-5 नंबर का गैप आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा इस स्पेक्यूलेशन में ना पड़ते हुए अगर आपका स्कोर 90 से अबव है, इनफैक्ट 85 से भी अबव है, तो आपको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए इन माय ओपिनियन। ठीक है, कमिंग बैक टू द सेकेंड
big takeaway from UPSC Civil Services 2024 paper is that the classic old way of preparation never fails. It has been reinforced again and again. Even in 2023 it was reinforced, but this year it's actually very boldly said कि हाँ, जो हमारा old way of preparation है, जो कुछ few simple rules हैं preparation के, उनको अगर आप follow करते हैं तो आपका प्रीलिम्स क्लियर होने का चांस बहुत बहुत हाई हो जाता है. व्हाट आर दोज सिंपल टेक्निक्स, द क्लासिक ओल्ड वे? फर्स्ट इज लिमिटेड नंबर ऑफ सोर्सेज. अगर आप हर सब्जेक्ट का एक एक सोर्स ही पकड़ लें तो ये पेपर बहुत आसानी से किया जाता है. यू नीड नॉट टू डू लॉट ऑफ थिंग्स फॉर लेट्स से पॉलिटी और ज्योग्राफी और इकोनॉमी. जस्ट पिक वन गुड सोर्स एंड यू आर गुड टू गो. सिमिलरली PYQs, अगेन एंड अगेन ये कहा जाता है कि PYQ जो है इस प्रिपरेशन की गीता के बराबर, होली गीता के बराबर है. और अगर आप PYQs अच्छे से करते हैं तो आप बहुत आसानी से कई क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं. जैसे मैं कुछ एग्जांपल से आपको कंपैरिजन दिखाता हूँ. 2024 में एक पेपर आया, क्वेश्चन आया है प्ले राइट भाषा के ऊपर कि इनमें से कौन सा वर्क भाष का या भाषा का वर्क है. अगर आप 2021 का क्वेश्चन देखें तो वहाँ पे एक सवाल था अबाउट प्ले राइटर्स, ठीक है, जिसमें कई प्ले राइटर्स के नाम थे, जैसे भावभूति, हस्तिमल्ला एंड शेमेश्वरा, और दे वर प्ले राइटर्स. नाउ एनी स्मार्ट कैंडिडेट विल ऑटोमेटिकली थिंक कि हाँ, प्ले राइटर एज ए कैटेगरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. इससे पहले भी कालिदास के ऊपर देर वर फ्यू क्वेश्चन. सो प्ले राइटर एज ए कैटेगरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इंडिया में बड़े प्ले राइटर्स कौन हुए हैं एंशियंट? तो कालिदास के बाद सेकेंड बिग प्ले राइटर इज भास. अब नेचुरली कोई भी अगर स्मार्ट एस्पिरेंट है तो वो भास के वर्क्स को प्रिपेयर करके जाएगा पहले से. और अगर आपने प्रिपेयर किया होता तो आपको पता होता कि मध्यमा व्ययोग इज द राइट आंसर और ये भास का पॉपुलर वर्क है. ठीक है, मैंने इनफैक्ट ये प्रिपेयर किया हुआ था एक लिस्ट कि भास के क्या क्या वर्क रहे हैं, क्योंकि मैं एंटिसिपेट कर चुका था कि भास पे क्वेश्चन आ सकता है. अब वो आएगा कि नहीं आएगा ये आप श्योरिटी से नहीं बता सकते, बट एक सीरियस एस्पिरेंट को इसी तरीके से तैयारी करनी चाहिए. सिमिलरली आप यहाँ देखिए 2023 में एक क्वेश्चन था सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पे, ठीक है, और उसके बाद डिजिटल रूपी भी लॉन्च हुआ. तो अगेन एक सीरियस एस्पिरेंट प्रिपेयर करेगा कि हाँ, डिजिटल रूपी पे क्वेश्चन आ चुका है, पिछले साल CBDC पे क्वेश्चन आया है और देखिए आ भी गया. और ये क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया होता उसके फीचर्स को तो बहुत आसानी से आप बना सकते थे. जैसे इसमें स्टेटमेंट थर्ड तो एब्सर्ड है, करेंसी जनरली इन्फ्लेशन के अगेंस्ट इंश्योर्ड नहीं होती है, तो ये सिमिलर है. अगर तो आप थर्ड एलिमिनेट कर देंगे तो आपके आई थिंक एक ही जाएगा. और भी आप अगर इसमें अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो ये आप आसानी से बना सकते हैं जस्ट बाई टेकिंग द क्यूज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. सिमिलरली आप ये देखिए कि एक क्वेश्चन आया था 2023 में, चाड, गिनी, माली एंड सूडान में क्या हो रहा है, तो वहाँ कूप्स हो रहे थे. अब चाड, गिनी, माली, सूडान ये कहाँ है? ये साहेल रीजन है. और देखिए 2024 में फिर से ऑलमोस्ट वो रिपीट हो गया क्वेश्चन, देयर इज इनस्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन द साहेल रीजन. सो ये तो ऑलमोस्ट ऐसे कहेंगे कि बिल्कुल रिपीट हो गया क्वेश्चन, और सेकेंड स्टेटमेंट वही है, मिलिट्री टेक ओवर कूप्स. अगर आपने ये क्वेश्चन किया होता तो ये तो बिल्कुल आसानी से बना देते अगर आपको जस्ट ये पता है ये पांचों कंट्री साहेल रीजन में आती हैं. अब इस तरीके के लॉलीपॉप क्वेश्चंस को अगर आप गलत करके आएंगे या आप जस्ट बिकॉज आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं किया है, आपके सिलेक्शन चांसेस बहुत कम हो जाएंगे. ठीक है, तो ये तो एक तरीके से बेसिकली आपको पका पकाया आपको फूड मिल रहा है बाय UPSC, जिसको आपको ग्रैब करना चाहिए बहुत आसानी से. फिर ये देखिए ये तो रिपीट ही हो गया सेम क्वेश्चन. 2021 में राइट टू प्राइवेसी आया था, 2024 में भी आया. अगेन सेम स्टेटमेंट है, मतलब आर्टिकल्स बस थोड़ा सा ऑप्शंस चेंज किए हैं. बहुत आसानी से आप बना सकते हैं. अगर हम देखें ये क्वेश्चन, अब देखिए ये थोड़ा सा टेक्निकल है बट इससे आपको एक क्यू मिलती है. 2020 में एक क्वेश्चन आया था कि रूरल रोड कंस्ट्रक्शन में सस्टेनेबल इन्वायरमेंट अल्टरनेटिव क्या क्या हो सकते हैं इनमें से. ठीक है, तो इसमें मान लीजिए जैसे आप पोर्टलैंड सीमेंट आप एलिमिनेट कर दोगे. अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया तो अब अगेन देखिए यहाँ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पे बात कर रहा है. एक ही तरीके का क्वेश्चन है, तो आप जब प्रिपेयर करें तो थोड़ा देखिए कि
इसमें और पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, इस एरिया में और क्या क्या काम हो रहा है, वैसे पढ़ाई करेंगे तो जो नए क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं उनमें आप ज़्यादा बेटर, ज़्यादा कॉन्फिडेंट वे में उसको अप्रोच कर पाएंगे. यहाँ पे वैसे थोड़ा सा लॉजिक से भी ये क्वेश्चन हो सकता है कि एविएशन फ्यूल मतलब बायोफ्यूल किस चीज़ से बन सकता है. एविएशन फ्यूल में यही ट्रिक लगाना था कि बायोफ्यूल क्या किन चीज़ों से बन सकता है. तो इसमें आप चारों चीज़ों से बेसिकली बायोफ्यूल बना सकते हो, फर्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन. और बायोफ्यूल बना सकते हो तो एविएशन फ्यूल भी बना सकते हो. तो आप ये सॉल्व कर सकते हो. अगेन यू हैव टू टेक क्यूज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. कभी भी बिल्कुल रिपीटिशन एक ही दो क्वेश्चंस का होता है. ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको आइडिया लगता है कि ये प्रायोरिटी एरियाज हैं. ये भी एक है कि अब जैसे 2020 में क्वेश्चन आया कि कोल ऐश के ऊपर, कि कोल ऐश में क्या होता है, कोल फायर्ड पावर प्लांट्स में सल्फर डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा इशू आता है. तो सल्फर एमिशन इंडियन कोल में बहुत हाई है. ये आपको इस क्वेश्चन का मान लीजिए आपने नहीं भी पता था तो जब आंसर देखा तो पता चल गया था. अब आप देखिए 2024 में ये क्वेश्चन आया है. ईपीए के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन. अगर 2020 वाला क्वेश्चन सीरियसली आपने देखा है तो आप इसका आंसर तुरंत गैस कर लेंगे कि ये पावर प्लांट्स है. ठीक है, नहीं तो इसमें कन्फ्यूजन होने का बहुत चांस है क्योंकि डीजल में भी सल्फर का इशू आता है. तो आप गैस कर लेंगे कि कोल से ज़्यादा निकलता है कि डीजल से निकलता है. बट आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो आप आसानी से ये वाला कर सकते हैं जस्ट बाई स्टडिंग द PYQs. ठीक है, सो माई पॉइंट इज कि PYQs शुड बी द कोर, द बेस ऑफ योर प्रिपरेशन. अगेन जितना ज़्यादा आपने रिवाइज किया है, मल्टीपल रिविजन्स हेल्प, बिकॉज क्वेश्चंस में एग्जैक्ट नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है. एग्जाम के स्ट्रेस इन्वायरमेंट में आप तभी रिकॉल कर पाते हो जब आपका रिवीजन बहुत सॉलिड है और बार बार आपने रिगरस टेस्टिंग की है, उस टेस्ट का एनालिसिस किया है. यही क्लासिकल तरीके हैं, इसी से आप प्रैक्टिस करते हो, अपनी गलतियों से सीखते हो. राइट नाउ द थर्ड बिग टेक अवे इज कि क्यूरियस एस्पिरेंट विंस ओवर द मंडेन. नाउ व्हाट डज इट मीन. आप जो क्वेश्चंस का वो देखेंगे, मिक्सचर देखेंगे, तो उसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जहां आपकी क्यूरियोसिटी, आपकी इंक्विजिटिवनेस एक्चुअली हेल्प्स यू रादर देन जस्ट. अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल करंट अफेयर्स है तो करंट अफेयर्स को आप एक सब्जेक्ट की तरह, एक टास्क की तरह ट्रीट करके पढ़ेंगे, आपके लिए बहुत मुश्किल होगी. बट अगर आप उसे एज एन इंटरेस्ट, एज एन हॉबी पढ़ेंगे तो आप बहुत ज़्यादा रिटेन कर पाएंगे और एक्चुअली पेपर में जिस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं आसानी से सॉल्व कर पाएंगे विदाउट एक्चुअली बर्डनिंग योर सेल्फ. तो जैसे बहुत लोग कंपाइलेशंस पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं उनके, और वो इतना बल्कि हो जाता है कि एंड में वो सिर्फ स्ट्रेस के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं देता. फाइनली वो एग्जाम में एक्चुअली उसको डिलीवर भी नहीं कर पाते हैं. तो माई फर्स्ट पॉइंट इज कि रीडिंग न्यूज़पेपर आउट ऑफ इंटरेस्ट एंड नॉट एज अ टास्क. एंड सेकेंड पॉइंट इज कि रॉ न्यूज़पेपर यानी कि डायरेक्टली न्यूज़पेपर पढ़ना रादर देन वॉचिंग वीडियोज एंड एंडलेस कंपाइलेशंस, it's a much better approach. My third point is if you have a hobby, let's say you like to play sports, you like to watch documentaries, listen to podcasts, read books, they actually help you directly and indirectly in your prelims as well and in the mains and interview also. So develop a very versatile personality and that actually directly indirectly helps in your prelims paper also. And the last point is upgrade the level of your entertainment. If you're watching just something that is like not intellectually simulating you, so try to upgrade it. Instead of watching low quality entertainment content, you can upgrade to, let's say, documentaries, podcasts, good movies. They will actually help you. I'll give you the example how you can actually associate your hobbies and interests in solving the paper. So let's see this question. These are 5 countries listed. Which of the above are frequently mentioned in the media for their low birth rate? अब अगर आप बार बार न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो, आप फैक्ट्स नहीं याद करते हो, जस्ट इंटरेस्ट से पढ़ते हो कि जितने भी G7 या OECD कंट्रीज़ हैं वहाँ पे लो बर्थ रेट का, लो फर्टिलिटी रेट का बहुत इशू आ रहा है. आप अगर ट्वीट्स भी पढ़ते हो, एलन मस्क इस पर फ्रिक्वेंटली ट्वीट करता है कि यूरोप में, US में ये बहुत फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम है कि फर्टिलिटी रेट लो हो रही है. जापान का तो आपने सुना ही होगा कि वहाँ बच्चे पैदा नहीं करना चाहते हैं. तो इटली, जापान और साउथ कोरिया, ये
पॉसिबल आंसर्स हैं। नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, ये अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। अफ्रीकन कंट्रीज़ में आप जानते हैं कि वहाँ अभी यंगेस्ट पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, तो वहाँ एक्चुअली बर्थ रेट हाई है। अब ये ऐसी चीज़ है कि ये पढ़ाया नहीं जा सकता, इसे आपको आपकी क्यूरियोसिटी से या न्यूज़पेपर से ही डिड्यूस करना पड़ेगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है अगर आप थोड़े से भी अवेयर हैं, जनरल अवेयरनेस रखते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये वेनेजुएला वाला क्वेश्चन है। अब वेनेजुएला में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, ये बहुत फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में था, ठीक है। और वेनेजुएला के बारे में बार बार ये लिखा जाता था कि वहाँ वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व होने के बावजूद वो कंट्री इतनी इकोनॉमिक इम्पोवरिशमेंट झेल रही है ड्यू टू मिसमैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट। तो ये बात ऐसी नहीं है कि आपको एक्चुअली कहीं पे पढ़ाई जाए या रटाई जाए, इट्स अ जनरल इंटरेस्ट एंड अवेयरनेस थिंग, राइट। सिमिलरली ये जो क्वेश्चन है कि अर्जेंटीना में इकोनॉमिक क्राइसिस है, सूडान, तो वो अगेन वही वाला हो गया, मतलब साहिल रीजन में जो चल रहा है, आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच में, टर्की में का नेटो मेंबरशिप। तो ये इतनी बार फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में था कि कुछ भी याद करने का स्कोप यहाँ नहीं बचता है। और इसके लिए आपको कोई कंपाइलेशन की ज़रूरत नहीं है, ये आप खुद से पढ़ के भी बिना नोट्स बनाए भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। सिमिलरली ये जो यूरोपियन पार्लियामेंट का था, ये भी बहुत फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में था। जब अभी ये मीटिंग हुई थी आईपीसीसी की, तब भी कॉप जो हुआ था, लेटेस्ट कॉप, उसमें ये नेट जीरो का 2040 का बहुत बार डिस्कशन हुआ था। तो अगेन ये ऐसे क्वेश्चंस है कि जहाँ पे आपकी अवेयरनेस काम आएगी। फिर इंटरेस्ट से या हॉबीज़ से अगर देखें तो ये यूएस का है कि यूएस अगर अपने बॉन्ड्स पे डिफ़ॉल्ट कर जाए तो वो मतलब उसका और कोई दूसरा तरीका नहीं। अगर आपने कोई मूवीज़ देखी हो ऐसी जो 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस पे लिखी गई हैं, या और जनरल आप डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, तो बार बार वहाँ कहा जाता है कि यूएस जो है इट प्रिंट्स करेंसी आउट ऑफ थिन एयर। मतलब वो करेंसी पे करेंसी प्रिंट्स किए जाता है और डेट लिया जाता है, क्योंकि उसकी सोवरेन रेटिंग बहुत अच्छी है, तो लोग ब्लाइंडली उसकी ट्रस्ट बेसिस पे ही सिर्फ उसके सॉवरेन बॉन्ड को खरीद लेते हैं। तो ये ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है जिसे एक्चुअली पढ़ाया जाएगा, और किसी ने पढ़ाया भी नहीं होगा यूएस के बारे में। सिंपली आप अपने जनरल नॉलेज से इसको सॉल्व कर सकते हो। कोकोआ प्रोड्यूसर कंट्री, अब ये देखिए जैसे अमूल की एक डार्क चॉकलेट आती है जिसमें आइवरी कोस्ट ग्रेन नट्स लिखा हुआ है, तो कोट डे आइवरी का नाम ही आइवरी कोस्ट है, अगर आपको पता हो तो। और ये ऐसा फैक्ट है कि जैसे आप चॉकलेट खाते हैं तो आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो कि चॉकलेट एक्चुअली कहाँ से आती है। तो मोस्टली सबको पता होता है कि हाँ घाना और कोट डे आइवरी से आता है। तो समथिंग दैट कैन बी एक्चुअली सॉल्व थ्रू योर इंटरेस्ट। सिमिलरली अगर आप एनिमल प्लैनेट जैसी कुछ सीरीज़ वगैरह देखते हो, जैसे वो मिर्ज़ापुर में जैसे वो चचा देखते थे, मतलब कालीन भैया के पापा, अगर आप वैसी सीरीज़ देखते हो तो ये लॉयन वाला क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा टाइम उसी पे जाओ, पर होना, इंटरेस्ट होना एक्चुअली हेल्प करता है। माई पॉइंट इज़ दिस। फिर ये च्युइंगम वाला क्वेश्चन है कि च्युइंगम का एक्चुअली प्लास्टिक है, तो ये ऐसी चीज़ है ना, बहुत जनरल नॉलेज वाली बात है। जायंट स्टार और ये न्यूट्रॉन स्टार, इनके बारे में जो है, ठीक है, ड्वार्फ स्टार, तो ये भी फैक्ट्स हैं, बहुत आसानी से अगर किसी का इंटरेस्ट है तो वो बता सकता है। जो फोर्थ बिग टेक अवे है वो ये है कि इस पेपर में कुछ नई थीम्स को एक्सप्लोर किया गया। जैसे डिफेंस के क्वेश्चन थोड़े डोमिनेटिंग थे, 3 से 4 सवाल थे। फिर एक क्वेश्चन बुक्स पे भी पूछा गया जो जनरली यूपीएससी नहीं पूछता है। ऐसा 2 साल पहले भी हो चुका है जब स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आए। तो एस्पिरेंट्स को हमेशा सरप्राइज के लिए तैयार रहना चाहिए कि ऐसे कोई थीम्स जरूर 1-2 सवाल आ सकते हैं। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो किसी भी चीज़ को आउटराइटली इग्नोर मत कर दें। अब क्वाइट पॉसिबल है कि और बुक्स पे क्वेश्चन आ जाएं थोड़े से। इस बार तो बहुत आसान वाला था, बट हो सकता है थोड़ा बेटर क्वेश्चन और अच्छा भी आ सकता है। तो कुछ भी अभी आउटराइटली डिस्कार्ड नहीं कर सकते कि इस कैटेगरी से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते तो ये मुझे नहीं जानना है इसके बारे में। ओपन योरसेल्फ, हर चीज़ को एग्जाम पर्सपेक्टिव से ना पढ़ें। यूपीएससी भी यही चाहता है कि आप अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ें, ना कि सिर्फ एग्जाम के लिए। ठीक है, समथिंग फॉर एवरीवन, मतलब ये जो पूरा पेपर है इसमें हर वैरायटी के, जैसे वो न्यूट्रॉन स्टार वाला मैंने बोला, एनिमल प्लैनेट वाला, तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा कुछ है। हर कोई जो भी इंटरेस्ट रखता है उसके इंटरेस्ट पर्सपेक्टिव से कुछ ना कुछ क्वेश्चन डाले गए हैं।
यूपीएससीज अर्ज टू स्टे वन स्टेप अहेड, तो थोड़ा सा उनको ये रहता है कि हम कुछ ऐसा सरप्राइजिंग एलिमेंट डालेंगे। यूपीएससी के अंदर एक कांस्टेंट अर्ज रहती है, और being inquisitive, being having that curiosity actually helps, that we have discussed previously as well। ठीक है, तो जैसे डिफेंस के जो क्वेश्चन है, ये सीडीएस का एक क्वेश्चन है, फिर ये रैंक्स पे क्वेश्चन आ गया। तो अब आपको जानकारी होगी कि हमारे यहाँ पे यूपीएससी के एक मेंबर हैं लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, तो उन्होंने ही शायद ये फ्रेम किया होगा, क्योंकि जनरली सब जो अपनी लाइफ जो जी के आते हैं उससे ही सवाल बनाने की कोशिश करते हैं। फिर ये 5th जनरेशन वाला क्वेश्चन आ गया, तो और ये बुक वाला क्वेश्चन, दीज कैन बी एक्चुअली सॉल्व विथ इफ़ यू हैव रेड द न्यूज़पेपर। सम ऑफ देम यू माइट नॉट नो, जैसे ये ब्रिगेडियर वाला अगर आपको नहीं पता है तो काफ़ी मुश्किल है, ये गेस वर्क करना इसमें डेंजरस है। ये बुक वाला क्वेश्चन एक्चुअली बहुत आसान है, अगेन अगर न्यूज़पेपर ही सिर्फ पढ़ी है तो आसानी से किया जा सकता है। माई लास्ट और बिग टेक अवे इज कि इंक्रीजिंग रिडंडेंसी ऑफ सोर्सेस लाइक लक्ष्मीकांत। So, I'm not saying Lakshmikant is a bad book or Lakshmikant is irrelevant for UPSC preparation, but Lakshmikant is good for understanding purpose, for starting purpose, कि आप एक बार पॉलिटी का ओवरऑल आपको आइडिया लग जाएगा, बेसिक फैक्ट्स पता चल जाएंगे लक्ष्मीकांत से। पर क्वेश्चन जिस तरीके से आप फ्रेम किए जा रहे हैं, वर्बैटिम कॉन्स्टिट्यूशन के बेयर एक्ट्स अगर आप पढ़ते हैं तो वो आपको ज़्यादा मदद करेगा वहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन सही सॉल्व करने में। ठीक है, जैसे कि बेयर एक्ट के ही एग्जांपल दें, जैसे ये आर्टिकल 368 वाला क्वेश्चन है, इसमें 3 कीवर्ड्स हैं, एडिशन, वेरिएशन, रिपील। ये वर्बैटिम अगर आपने पढ़ा होता बेयर एक्ट से, आपके चांसेस ज़्यादा हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। हो सकता है आपने वैसे भी कर लिया हो, बट अगेन मेरा मानना है कि एक बार आप बेयर एक्ट जरूर देख लें और उसी को अपना रिविजन का सोर्स बनाएं, रादर देन लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत इज गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, बट बेयर एक्ट्स पता होने से प्री और मीन्स दोनों में बहुत हेल्प मिलती है। सिमिलरली ये जो पार्ट्स वाला क्वेश्चन है, तो अगर आपने पार्ट बाय पार्ट पढ़ा है बेयर एक्ट से तो अगेन आपको हेल्प मिलेगी। फिर ये मनी बिल वाला है, तो मनी बिल में जनरली क्या होता है, आपको आर्टिकल 110 का पता होता है पर 109 आप भूल जाते हो। अगर आपने बेयर एक्ट देखा है तो आपको पता है कि 109 में प्रोसीजर की बात की गई है। तो ये जो ऑप्शन 1 है वहाँ पे आप फंस सकते थे अगर आपने नहीं पता होता ये वाली बात। तो ये मेरा पॉइंट है कि ये हेल्प करता है। फिर अगेन स्कूल एटलस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रादर देन लॉट ऑफ बुक्स एंड पीडीएफ्स, और लास्ट में जो इतने पीडीएफ्स आने लगते हैं उसको आप पढ़ते हो। आप अपने ही स्कूल एटलस को अगर बार बार गो थ्रू करो तो कुछ सवाल बहुत आसानी से बना सकते हो। जैसे ये बॉर्डर बिटवीन 2 कंट्रीज, अगर आपने वर्ल्ड मैप अच्छे से देखा तो आपको पता होगा कनाडा यूएस का बॉर्डर बहुत ही बड़ा है, इट्स लाइक एक्सेप्शनली लार्ज। तो आप थोड़ा सा वहाँ पे गेस वर्क करके ये बना सकते थे अगर आपको फैक्ट नहीं भी पता था तो। फिर ये नॉर्थ सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज, अगेन आप बार बार अगर उस चीज़ को देखोगे, और ये तो जनरली बताया भी जाता है कि जितने भी सीज़ हैं, मेडिटेरेनियन सी, नॉर्थ सी, ब्लैक सी, इनके अराउंड जो कंट्रीज़ हैं उनको खूब अच्छे से आपको याद रखना चाहिए। और ये हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आता है, तो ये PYQ कैटेगरी में भी आप इसको डाल सकते हो कि अगर आपको PYQs अच्छे से आते हैं आप ऐसे सवाल बना सकते हो। जस्ट अगर आपने एटलस ही अच्छे से देखा होता कि कहाँ पे कौन सा माउंटेन है, एंडीज़ है, रॉकीज़ है, एप्स है, कॉकेशियंस हैं, तो वो पता है तो ये सवाल भी आप आसानी से बना सकते हो। फिर NCERTs आर गुड, मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो NCERTs अगेन अपनी इंपॉर्टेंस बार बार प्रूव करती है। मैंने कुछ ही एग्जांपल लिए हैं, बट बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो एक्चुअली NCERTs से डायरेक्टली आए हैं। मैंने थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस लिए हैं जो भी आसानी से आप NCERT से सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर आपने पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली NCERT पढ़ी है तो आपको पता होगा कि स्वतंत्र पार्टी C राजगोपालाचारी की है, उसमें मेंशन है इट वाज द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी। तो ये फ्लिप किया गया है एक्चुअली 2 और 4। और जनसंघ तो आपको पता ही होगा, भारतीय जनता पार्टी ही जनसंघ से बनी है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। तो थोड़ा सा भी जनरल नॉलेज है, और ये NCERT अगर आपने पढ़ी है तो 2 और 3 आप एक्चुअली वो कर सकते हो, पता लगा सकते हो कि ये उसको वो कर दिया गया, फ्लिप कर दिया गया। और ये यूपीएससी का कॉमन टेक्निक है, ये आप याद रखिएगा, वो ऑप्शंस को फ्लिप कर देते हैं, मतलब इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें 4 में से 2 हैं। इस बार बहुत ऐसे क्वेश्चंस के बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर 2 ऑप्शंस है, आउट ऑफ 4 2 है, और ज़्यादातर में फ्लिप किया गया है। सिमिलरली ये देखिए आप कॉर्नवालिस वाला, रियोतवारी एंड परमानेंट सेटलमेंट। अगर आपने NCERT पढ़ी हो 12th वाली
तो आपको ध्यान होगा उसमें पूरा एक चैप्टर है जिसमें ये बताया गया है कि कैसे जमींदार के स्टेट्स को बेचा जाता था और वो खुद बार बार खरीद लेते थे। पूरी एक पॉपुलर स्टोरी है और उसमें साफ साफ लिखा है कि एक फिक्स डेट पे अगर आपने वो नहीं पटाया आपका ड्यू रेवेन्यू तो आपकी ज़मींदारी ले ली जाएगी आपसे वापस। तो ये इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। पे टू ड्यू और बिफोर दैट इट वुड बी रिमूव फ्रॉम। तो मतलब ये एनसीईआरटी से डायरेक्टली उठाया गया, अगर आपने थोड़ा सा भी उसको स्मार्टली पढ़ा है आपको याद आ जाएगा। और ये है पहला स्टेटमेंट भी आप देख सकते हैं, रियोतवारी सेटलमेंट, द पीजेंट्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रेवेन्यू पेमेंट इन केस ऑफ बैड हार्वेस्ट और नेचुरल कैलेमिटीज। अब देखिए कि एक्चुअली ये आप लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ सबसे ज़्यादा रिबेलियन किस बात को लेके होते थे। इसी बात को तो लेके होते थे कि बैड हार्वेस्ट है या कोई नेचुरल ड्रॉट आ गया है और वो रेवेन्यू माफ़ नहीं कर रहे हैं, लगान माफ़ नहीं कर रहे हैं। लगान मूवी ही बेसिकली उस चीज़ पे बनी है। तो ये स्टेटमेंट कैसे सही हो सकता है? अगर अंग्रेज इतने दयालु होते तो इतनी लड़ाई झगड़ा ही क्यों होता? फिर तो हम प्यार से एक्सेप्ट कर लेते उनको कि ठीक है भाई इतने भले लोग हैं। तो these kind of questions just you can solve with a little bit of logic. Now you have seen all the takeaways and frankly the big question here is what next. So I'll address this question in my next video ki what should you do as an aspirant if you have scored let's say below 90, if you have not been able to score any good, and if you are just a new aspirant who has just seen this paper and wants to prepare afresh, तो आपको क्या करना चाहिए। और अगर आपके 90 या 95 से अबव हैं तब आपको क्या करना चाहिए। तो इन क्वेश्चंस को हम एड्रेस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक द एनालिसिस, प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब द वीडियो, subscribe my channel Unlock UPSC, and you can also share it with your friends who have given the prelims and who are actually preparing for this exam. Thank you so much.